नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 5 तक पढ़ लिया था। भाग 5 में आपने डीएनए की आणविक संरचना और सामान्य संरचना के बारे में जाना। अब आते हैं भाग 6 में, उसके आगे के टॉपिक्स बारे में बताएंगे, जो कि होगा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 5 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन से जुड़ता है, तो इसका आंसर होगा तीसरे कार्बन से। बताए थे कि एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शर्करा के तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डीएनए की अम्लीय प्रवृत्ति होने का कारण क्या है, तो डीएनए पर फास्फेट की उपस्थिति के कारण डीएनए अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि एडेनिन थाइमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है, तो एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि साइटोसिन ग्वानिन के साथ कितने हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ा होता है, तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है किस बंध द्वारा, तो इसका आंसर होगा एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है किस बंध द्वारा, तो इसका आंसर होगा 5 फास्फोएस्टर बंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि पेंटोज शर्करा के एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शर्करा के तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ा होता है किस बंध द्वारा, तो इसका आंसर होगा 3-5- फास्फोडाइएस्टर बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि डीएनए की एक पिच की दूरी कितनी होती है, तो डीएनए के एक पिच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन या फिर हम इसे कह सकते हैं 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि एक पिच में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो एक पिच में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि नाइट्रोजन क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच या 1 नाइट्रोजन क्षार युग्मों के बीच कितनी दूरी होती है, इसका आंसर होगा 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर। ठीक, इतने क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं भाग 6 के टॉपिक पर, जो कि है डीएनए की द्विकुंडलन संरचना। आपने डीएनए का आणविक संरचना देख लिया, द्विकुंडलन संरचना भी देख लिया है। अब बस कुछ बातें द्विकुंडलन में इंपॉर्टेंट है जिनको आपको एक बार फिर से देखना होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डीएनए 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। मैंने बताया था ना, ऐसे 2 श्रृंखला से मिलकर बना होता है ना। एक श्रृंखला ये हो गई और एक श्रृंखला ये, 2 श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अब इस एक श्रृंखला में ये क्या होता है, फास्फेट, और ये होता है शुगर, और ये होता है नाइट्रोजन क्षार। एक न्यूक्लियोटाइड, फिर देखिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार, तीसरा, चौथा, 5वां, ये एक श्रृंखला बनाते हैं। फिर दूसरा इसी तरीके से इधर फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन क्षार, एक न्यूक्लियोटाइड, फिर 2, 3, 4, यानी 2 श्रृंखला। तो सबसे पहले किसने बताया था कि डीएनए 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, तो बताया था मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। इन्होंने एक्सरे विवर्तन यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी विधि का प्रयोग किया था यह जानने में कि डीएनए 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर टीजीटी वालों के लिए, क्योंकि टीजीटी में कई इस वर्ष पूछा हुआ यह क्वेश्चन है कि बताइए मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए के बताया है कि डीएनए 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है किस विधि द्वारा, तो इसका आंसर होगा एक्सरे विवर्तन या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। याद करिए, मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन 2 साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सरे विवर्तन यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी विधि द्वारा ज्ञात किया कि डीएनए 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। डीएनए 2 श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस श्रृंखला में एक नाइट्रोजन क्षार दूसरे श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षार का पूरक होता है। यानी हमेशा याद रखेंगे, मैंने बताया ना कि एक श्रृंखला ये हो गई, ये हो गया फास्फेट प्लस शुगर, इधर नाइट्रोजन क्षार मान लो एडेनिन, मान लो इधर थाइमिन, इधर मान लो साइटोसिन, इधर मान लो ग्वानिन, फिर इधर मान लो साइटोसिन, इधर मान लो ग्वानिन। तो ये एक श्रृंखला हो गई। एक श्रृंखला में नाइट्रोजन क्षार दूसरे श्रृंखला में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसके पूरक होते हैं। यानी इधर एडेनिन है तो हमेशा इधर थाइमिन आएगा डबल बॉन्ड के द्वारा, अगर इधर थाइमिन है तो इधर एडेनिन आएगा, इनके अलावा कोई नहीं, क्योंकि थाइमिन एडेनिन साथ में रहते हैं, थाइमिन एडेनिन साथ में रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सी टी से जुड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। थाइमिन के साथ कभी साइटोसिन नहीं आएगा,
थाइमिन के साथ हमेशा एडेनिन आएगा, चाहे ऐसे कह लो कि थाइमिन के साथ एडेनिन आएगा या कह लो एडेनिन के साथ थाइमिन आएगा, यानी AT हमेशा रहेंगे साथ में। कभी A के साथ C नहीं जाएगा, कभी A के साथ G नहीं जाएगा, यानी कभी एडेनिन ग्वानिन के साथ नहीं जुड़ेगा, कभी एडेनिन साइटोसिन के साथ नहीं जुड़ेगा, हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ। और कभी एडेनिन एडेनिन के साथ नहीं जुड़ेगा, ये भी मत सोचना ना कि एडेनिन एडेनिन के साथ जुड़ जाए, नहीं। आया समझ में, जिसका जिसका पेयर बताएं वही होगा। एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आएगा, थाइमिन के सामने हमेशा एडेनिन आएगा, इसी तरीके से साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन आएगा, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा, यानी A हमेशा T के साथ जुड़ेंगे और C हमेशा G के साथ जुड़ेंगे। तो यही उन्होंने बताया मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने कि DNA 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है और एक श्रृंखला में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार दूसरे श्रृंखला में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब हमेशा जो उनके साथ जुड़ने वाले होते हैं बस वही बैठेंगे, अन्यथा अन्य कोई नहीं। जैसे पता है ना, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन ही आएगा। तो श्रृंखला के एक कुंडली के नाइट्रोजन क्षार दूसरी कुंडली के नाइट्रोजन क्षार के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पूरक मतलब एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन के सामने ग्वानिन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अतः हमेशा एडेनिन थाइमिन के सामने और साइटोसिन ग्वानिन के सामने होते हैं। बात क्लियर है, कहीं से कंफ्यूजन मत रखिएगा, एक बार आओ हम फिर से बता रहे हैं। हमेशा याद रखेंगे एडेनिन हमेशा 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ता है, या हम कह सकते हैं थाइमिन हमेशा 2 बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से जुड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एडेनिन ग्वानिन के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि एडेनिन साइटोसिन के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि एडेनिन एडेनिन के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ ही जुड़ेंगे। सेम इसी तरीके से अदर्स पर भी ये चीज़ लागू होता है। जैसे थाइमिन है तो थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि थाइमिन साइटोसिन के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि थाइमिन ग्वानिन के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि थाइमिन थाइमिन के साथ जुड़ जाए, ऐसा भी नहीं होता। थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ेंगे, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेंगे। क्लियर है बात है। सेम इसी तरीके से साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेंगे या ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि साइटोसिन एडेनिन के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। साइटोसिन कभी थाइमिन के साथ नहीं जुड़ते हैं, ठीक, ये सब गलत है। हमेशा याद रखेंगे एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन हमेशा जुड़ेगा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। क्लियर है बातें। तो ये किसने बताया था कि DNA 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है? किसने बताया था? मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। किस विधि द्वारा? एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी विधि द्वारा। और उन्होंने यह भी बताया कि एक श्रृंखला में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार दूसरे श्रृंखला में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार को पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी हमेशा एडेनिन के सामने थाइमिन आता है और साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन आता है। अब इसके बाद चारगाफ ने अपना नियम दिया। चारगाफ ने DNA का रासायनिक विश्लेषण किया, पाया कि कुछ चीज़ें उन्हें ऐसी पता चली जिसको लेकर उन्होंने एक नियम दिया। आइए उस नियम को देखते हैं। आइए, एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट जिन्होंने DNA का रासायनिक विश्लेषण किया, DNA का रासायनिक विश्लेषण किया यानी केमिकल एनालिसिस किया और पाया कि एडेनिन की मात्रा, एडेनिन की मात्रा थाइमिन की मात्रा के बराबर होता है और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर होता है। एरविन चारगाफ ने अपना नियम दिया। उस नियम में उन्होंने बताया, इसके आधार पर उन्होंने देखा कि DNA में जितनी मात्रा एडेनिन की है उतनी ही मात्रा थाइमिन की होती है। उन्होंने पाया कि जितनी मात्रा साइटोसिन की होती है उतनी मात्रा ग्वानिन की होती है। उन्होंने अपना नियम दिया कि
किसी भी जीव की कोशिका में उपस्थित डीएनए में प्यूरिन की मात्रा हमेशा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। ये नियम दिया था एरविन चारगाफ ने। यानी किसी भी डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है। याद करिए, एरविन चारगाफ ने डीएनए का रासायनिक विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि डीएनए की मात्रा एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की बराबर होती है। किसी भी डीएनए में, किसी भी जीव का उसके डीएनए ले लीजिए तो उसमें हमेशा थायमिन जितना होगा उतना ही एडेनिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो उन्होंने एक नियम दिया कि किसी भी जीव की कोशिका में उपस्थित डीएनए में प्यूरिन की मात्रा हमेशा पिरिमिडीन के बराबर होती है। क्यों? प्यूरिन क्या होता है? आपने पढ़ा है, प्यूरिन 2 होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन। अब पिरिमिडीन 2 होते हैं। कौन कौन से? साइटोसिन, थायमिन। यूरेसिल होता है, वो आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जितनी मात्रा प्यूरिन की होगी उतनी मात्रा पिरिमिडीन की होगी। यानी प्यूरिन क्या है? एडेनिन ए, इसकी मात्रा पिरिमिडीन थायमिन के बराबर होती है। क्लियर है बात? प्यूरिन है ए और थायमिन है पिरिमिडीन। तो प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर, यानी ए की मात्रा टी की मात्रा के बराबर होगी, एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होगी। उसी तरीके से देखिए, ग्वानिन है प्यूरिन, पिरिमिडीन क्या है? साइटोसिन। ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होगी। इजी है, कुछ भी नहीं है। आप भी पढ़े हो कि एक डीएनए है, उसके सामने उसमें अगर एक नाइट्रोजन क्षार ए है एक श्रृंखला में, तो दूसरी श्रृंखला में हमेशा थायमिन होगा। भैया जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन भी होगा, इसमें नया क्या बात है? लेकिन अब चूंकि चारगाफ ने ये बताया था तो इसलिए इनका नाम मेंशन करना जरूरी है। अब अभी आपने पढ़ा कि जितना साइटोसिन पाया जाता है तो साइटोसिन के हमेशा आगे ग्वानिन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि साइटोसिन फ्री रहें, ऐसा नहीं होता। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़े होते हैं डीएनए में। तो बात बराबर है, जितनी साइटोसिन होंगी उतनी ग्वानिन होंगी। क्लियर है ना? यहाँ देखिए, साइटोसिन है तो ग्वानिन इसके सामने जुड़ा है, यानी इस डीएनए में 2 साइटोसिन है तो 2 ग्वानिन भी होगा। जितनी मात्रा ग्वानिन की होगी उतनी मात्रा साइटोसिन की होगी। मान लो यहाँ पर टी आ गया, यहाँ पर ए आ गया। बताइए इस डीएनए में कितने एडेनिन है? 2, 1, 2। तो जितने एडेनिन है उतने थायमिन भी तो होंगे, 2। एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है। क्लियर है बातें? ये बताया था एरविन चारगाफ ने, कि एरविन चारगाफ ने बताया कि किसी भी डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है। यानी एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, जितनी मात्रा होगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A/T इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भैया देखिए, एडेनिन यहाँ पर कितना है दिया? 2। हम क्या बोले हैं? A बराबर T इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। हमने बोला है A/T इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। A कितना है? 2। T कितना है? 2। 2 1 कम 2 आ गया ना 1। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू T को हम A/T इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसको भी हम G/C इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये होना चाहिए, किसी भी डीएनए में ये होना चाहिए। एडेनिन की मात्रा को थायमिन की मात्रा से डिवाइड करो और 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आता है तो वो गलत दिया गया है डीएनए में, नाइट्रोजन छात्र की मात्रा। अब उसके बाद एक आसान सा नियम जो एरविन चारगाफ ने दिया, वो ये, प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की बराबर होती है। यानी A + G बराबर T + C।
एडेनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है कि नहीं बताइए भैया, अभी बताएं। प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन 2 प्रकार के डीएनए में पाए जाते हैं। कौन कौन से, थायमिन और साइटोसिन। तो जितनी प्यूरिन की मात्रा होगी किसी भी डीएनए में, जितनी टोटल प्यूरिन की मात्रा होगी उतनी ही पिरिमिडिन की मात्रा होगी। अब इससे भर भर के क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, और बहुत ईजी क्वेश्चन। हम ही आपसे कहते हैं, ये चीज़ आपने समझ लिया, अगर नोट करना चाहें तो कॉपी में नोट कर ले, मैं इरेज करने वाला हूँ। तो एरविन चारगाफ ने जो नियम दिया था वो आपको समझ में आ गया कि प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन के बराबर होती है किसी डीएनए में। तो देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक डीएनए है, एक डीएनए में एडेनिन की मात्रा 400 है, एडेनिन की मात्रा 400 है। बताइए थायमिन की मात्रा कितनी होगी, थायमिन की मात्रा कितनी होगी। कितना इजी क्वेश्चन। किसी डीएनए में एडेनिन की मात्रा 400 दी गई है, आपको थायमिन की मात्रा निकालना है। चारगाफ के नियम के द्वारा निकाल सकते हो, कह सकते हो कि एडेनिन की मात्रा बराबर थायमिन की मात्रा। अभी आपने पढ़ा ए बराबर टी, तो एडेनिन कितना दिया है 400, यानी टी भी कितना होगा 400, होगा कि नहीं। एडेनिन की मात्रा कितनी दी गई है 400, टी बराबर आ गया 400। जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा। लेकिन अब अगर यहीं पर कह दिया जाए कि थायमिन नहीं, थायमिन की मात्रा नहीं, एडेनिन की मात्रा 400 दी गई है, बताइए साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी, साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी। लेकिन तब जब डीएनए में कुल नाइट्रोजन क्षारों की मात्रा भी दी गई हो। डीएनए में कुल नाइट्रोजन क्षार 1000 है। क्वेश्चन को समझिएगा, एक डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों की कुल संख्या 1000 है, जिनमें से एडेनिन की मात्रा 400 है। बताइए साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी। इतना इजी क्वेश्चन, 1 मिनट सॉल्व करके हम सही से दिखाते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सॉल्यूशन, टोटल क्षारों की संख्या कितनी दी गई है, टोटल क्षार कितना दिया गया है, डीएनए के टोटल क्षार 1000। इसमें से कह रहे हैं एडेनिन 400 है, एडेनिन कितना है 400। आपको पता है जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, 400 होगा ना। 4 4 800 टोटल, यानी 1000 में से 800 तो निकल गए एडेनिन और थायमिन, बचा कितना 200। अब इस 200 नाइट्रोजन क्षार में बराबर मात्रा में साइटोसिन और ग्वानिन है, तो 200 को 2 बराबर लोगों में बांटना है, बराबर बराबर भागों में। तो कितना बांट दोगे, 100 इनको दे दोगे, 100 इनको दे दोगे। साइटोसिन की मात्रा निकल आई कितना 100। क्लियर है बातें। अब खुद देखिए 1000 कुल नाइट्रोजन क्षार हैं, 1000 नाइट्रोजन क्षार हैं, 400 एडेनिन निकल गया, कितना बचा 600। 600 में से थायमिन निकल गया 400, कितना बचा 200। अब 200 में 200 इन दोनों को बराबर बराबर भागना है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। साइटोसिन जितना होगा उतना ग्वानिन होगा, तो 100 बांट दीजिए, यानी 100 हो गया साइटोसिन, तो बचा 100 जो है वो क्या चला जाएगा ग्वानिन के पास। समझ में आया। ये सिंपल तरीका है। तो समझ में आया कि किस तरह से अगर डीएनए में कुल नाइट्रोजन क्षारों की संख्या दी गई हो और उसमें किसी एक नाइट्रोजन क्षार की संख्या दी गई हो, तो किसी दूसरे या तीसरे नाइट्रोजन क्षार की संख्या हम निकाल सकते हैं। अब इससे क्वेश्चंस खूब आए हैं नीट में, आइए हम पहले देखते हैं नीट में पूछे हुए क्वेश्चन इससे रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में, नीट 2021 में पूछा गया है, यदि एक डीएनए के अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है, तब थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन कितने प्रतिशत होंगे। तो जब प्रतिशत में दिया जाए किसी नाइट्रोजन क्षार की वैल्यू, तो ये मान लो कि टोटल डीएनए कितना है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कितना है 100%। डीएनए में
कुल नाइट्रोजन क्षार कितना है? कुल नाइट्रोजन क्षार कितना है? 100%। ठीक है, जिनमें से कह रहे हैं एडेनिन कितना है? 30%। घटा दो, कितना आ जाएगा? 70% बचा। अब आपको पता है जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, यानी थाइमिन भी कितना होगा? 30%। 70 में से 30 हटा दो, कितना बचा? 40%। अब 40 को 2 बराबर भागों में बांटना है, सी को और जी को। तो कितना बांटोगे? 20 इनको दे दोगे, 20 इनको दे दोगे, 40 हो गया। आप देख लो आंसर। टी कितना आएगा? टी आएगा थाइमिन 30%। ठीक, साइटोसिन कितना आएगा? 20%। और ग्वानिन कितना आएगा? 20%। आंसर देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, इसको सही कर लीजिए। साइटोसिन यहाँ पर 20 कर लीजिए, अपनी बुक में सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ये सही जाएगा, ये सी होगा, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है बाबू। सी होना चाहिए। टी 30%, सी 20% और जी 20%। क्लियर है बात? ये पूछा गया था नीट 2021 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट में पूछा हुआ है। कह रहे हैं, नीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समुद्री अर्चिन के डीएनए में जो द्विकुंडलित होता है 17% बेस साइटोसिन देखे गए। इस डीएनए में अन्य 3 बेसों की प्रतिशतता क्या होगी? तो ये सब डरवाने की बातें होती हैं। समुद्री अर्चिन अर्चिन लिख दिए हैं, तुरंत इसको देखो ही मत, काट दो, गुस्सा दिला देता है। आदमी पहले ही डर जाए कि ये समुद्री अर्चिन अर्चिन पता नहीं क्या दे दिया है, आदमी डर गया। मत डरा करिए, ये सब चीज़ें सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। आप क्वेश्चन देख के भड़क जाओ कि बाप रे, समुद्री अर्चिन के डीएनए के बारे में तो हम पढ़े ही नहीं। कौन पढ़ा है समुद्री अर्चिन के डीएनए के बारे में? कोई नहीं पढ़ा है। आप डीएनए के बारे में पढ़े हो, बस उस पर ध्यान दो कि डीएनए में जो द्विकुंडलित होता है उसमें 17% बेस साइटोसिन देखे गए। बाकी 3 निकालना है, नहीं निकाल पाओगे। अभी बताए थे सेम, जब परसेंटेज में दिया गया हो तो आप क्या कहोगे? कुल नाइट्रोजन क्षार कितना है? 100%, जिसमें से साइटोसिन दिया गया है 17, घटाओ 3 8। ठीक है, इतना प्रतिशत बचा। आपको पता है कि जितना साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन होता है, तो ग्वानिन भी घटा दो, कितना? 17 और घटा दो, तो 13 में से 7 हुआ 6, 7 में से 1 गया 6। ठीक, इतना प्रतिशत बचा 66। 66 को 2 में बराबर भागों में बांटना है, एडेनिन और थाइमिन के। तो 33% इनको दे दो, 33% इनको दे दो, हो गया ना? 33 दूना 66। देख लो आंसर, सॉरी आया कितना है? साइटोसिन 17, ग्वानिन 17, एडेनिन 33, थाइमिन 33। 17 17 33 33 आया है कहीं पर? 2 ऑप्शन इधर है। हाँ जी, देखिए 17 33 33, ऑप्शन सी सही जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, बुक में दिया गया है। तो ये था चारगाफ का नियम। चारगाफ के नियम क्या बताता है कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार जितने भी दिए गए हैं उनमें से एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। इस हिसाब से जितने भी क्वेश्चन नीट में पूछे जाए आप कर सकते हो। 2 जो पूछे गए थे उसको भी करा दिया और 2 सैंपल भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आइए अब आगे आते हैं आगे के टॉपिक पर। तो आपने पढ़ लिया चारगाफ के बारे में कि चारगाफ ने डीएनए का रासायनिक विश्लेषण किया। डीएनए का रासायनिक विश्लेषण किया 1950 में उन्होंने अपना नियम दिया। यहाँ पर कसारकों नहीं होगा, यहाँ पर क्षारकों होगा, बुक में भी सही कर लीजिएगा, क्षारकों होगा। उन्होंने अपने नियम में क्या बताया कि किसी भी जीव की कोशिका में उपस्थित डीएनए अणु में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारकों की संख्या समान होती है। यहाँ पर भी क्षारकों होगा, क्षारकों की संख्या समान होती है। एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, अतः प्यूरिन सदैव पिरिमिडीन के बराबर होते हैं।
मात्रात्मक रूप से A बराबर T या हम लिख सकते हैं A/T = 1। एडेनिन की मोलर मात्रा थाइमिन के बराबर होती है। साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है, यानी साइटोसिन बराबर ग्वानिन। क्लियर है बातें? और क्या इन्होंने बताया? इन्होंने बताया कि A+G = T+C, यह अनुपात एक ही जाति के जीवों में समान होता है। मनुष्य में अगर देखेंगे तो मनुष्य में A+G = T+C समान होता है, एक ही जाति के जीवों में समान होगा। लेकिन भिन्न जाति के जीवों में, जैसे बंदर में, बकरी में, गाय में, हमसे अगर तुलना करें तो भिन्न होता है। ये जो अनुपात है भिन्न भिन्न जाति के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। अर्थात एक ही जाति के जीवों के डीएनए के सभी अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। मनुष्य में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कुल कितनी होती है डीएनए में? बताए थे 6.6 × 10⁹। मनुष्य के आगुणित डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों की मात्रा कितनी होती है? 3.3 × 10⁹। याद कर लीजिए ये सब चीज़ें। ये सभी मनुष्य में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या इतनी ही पाई जाती है। अब आता है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो आइए हम देखते हैं डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। सबसे पहले डीएनए का मॉडल 3 डायमेंशनल यानी कंप्लीट मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन यही कि डीएनए का द्विकुंडलन संरचना किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का द्विकुंडलन संरचना या मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। 1953 में। 1950 में एरविन चारगाफ ने अपना नियम बताया डीएनए का विश्लेषण करने के बाद। उनके कुछ बातों को ध्यान में रख के वाटसन एवं क्रिक ने और साथ ही मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे विवर्तन के द्वारा बताया कि डीएनए 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, दोनों श्रृंखलाओं में नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे के पूरक रूप में उपस्थित होते हैं। इन सभी बातों को लेकर वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का 3D स्ट्रक्चर ही बना डाला, यानी उन्होंने कंप्लीट स्ट्रक्चर दे दिया डीएनए का कि डीएनए ऐसा होता है। उसकी कुछ विशेषताएं थी जिनको इन्होंने बताया, यानी मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन आंकड़ों और एरविन चारगाफ के द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर सन 1953 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलन संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया था, 3D स्ट्रक्चर बनाकर दिया था। अपने इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आइए देखते हैं कि इन्होंने जो मॉडल दिया उसकी विशेषता क्या थी। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। बता चुके हैं कि डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। देखिए, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। एक श्रृंखला ये हो गई और दूसरी श्रृंखला ये हो गई। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मिलकर बना होता है, जिसमें ये बैकबोन होता है जो किसका बना होता है? फास्फेट प्लस शुगर। अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार। यहाँ पर देखिए ग्वानिन लिखा है, यहाँ पर साइटोसिन। ये क्या है? फास्फेट प्लस शुगर, ये है नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, इस तरह से एक श्रृंखला ये हो गई, दूसरी श्रृंखला ये, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये हो गई। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर डीएनए बना होता है, ये बताया था उन्होंने। दूसरी बात क्या बताई कि इसमें एक अक्ष के चारों ओर सर्पिला क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहता है। डीएनए राइट हैंडेड फैशन में मुड़ा हुआ होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना फिगर में, अभी क्या है? अभी सिंपल है। डीएनए ऐसा नहीं होता, डीएनए ऐसा नहीं होता, डीएनए ऐसा होता है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि डीएनए को अगर आप खोल दोगे तो एक सीढ़ी जैसी संरचना बनती है। डीएनए में ऐसे इस तरह से इधर फास्फेट शुगर और इधर नाइट्रोजन क्षार होता है। एक मैंने मॉडल बनाया है, आप उसे देख लें। देखिए, ये है एक डीएनए का सिंपल स्ट्रक्चर जो अभी रियल नहीं है। रियल कब होगा? इस तरह से जब होगा। यहाँ पर ये आपकी जो ये चीज़ देख रहे हैं ये बना होता है फास्फेट प्लस शुगर। अंदर की तरफ क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार।
एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये हो गई, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये हो गई। अंदर की तरफ क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार। ये हो गया एडेनिन, तो इधर आएगा थाइमिन, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे सीढ़ी जैसी संरचना होती है। अब इसी को ऐसे पकड़कर राइट हैंडेड फैशन में, इस तरफ नहीं, ये हो गया लेफ्ट हैंड फैशन। ये तो हो गया वामावर्त, वामावर्त नहीं, ज़्यादातर डीएनए दक्षिणावर्ती ही होते हैं। एक डीएनए जो होता है जेड डीएनए, जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, वो वामावर्ती होता है। तो फिलहाल सारे डीएनए लगभग दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड फैशन में मुड़े हुए होते हैं। ऐसे इसको पकड़कर ऐसे घुमा दो, तो अब जो संरचना बनती है ये है डीएनए की संरचना। ठीक है, तो यही बनाया गया है। ये एक सीढ़ी जैसी संरचना है, इसको पकड़कर आप राइट हैंडेड फैशन में मोड़ दो। ठीक है, ऐसी संरचना ये बन जाती है डीएनए। अब बहुत लंबा होता तो सेम ऐसे बनता। तो समझ में आया कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जो एक एक्सिस पर राइट हैंडेड फैशन में मुड़ा हुआ होता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इस प्रकार डीएनए अणु में दो हेलिक्स होते हैं, दो हेलिक्स होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर है। दूसरी बात कह रहे हैं दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित या प्रतिसमानांतरित होती हैं, अर्थात इन श्रृंखलाओं में शर्करा फास्फेट दंड की ध्रुवात्मकता दिशाएं प्रतिमुख अपोजिट होती हैं। यानी एक 5' to 3' होगा तो दूसरा 3' to 5' होता है। देखिए प्रतिमुख होता है, एक क्या है 5' to 3' है, तो दूसरा क्या है 3' to 5'। अपोजिट होता है, प्रति समानांतर। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 5' इधर है तो 5' इधर भी हो, नहीं, हमेशा क्या होता है 5' इधर है तो इधर 3' होगा। और इसका रीज़न भी मैंने आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बताया था। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा के कार्बन 5' to 3' दिशा में, तो दूसरी 3' to 5' दिशा में होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रत्येक कुंडलिनी हेलिक्स में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। तो बताएंगे कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, अनेक न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, श्रृंखलाबद्ध होते हैं डीएनए में। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार डीऑक्सीराइबोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है। मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल होता है। इसमें नाइट्रोजन क्षार का अणु डीऑक्सीराइबोस शर्करा के अंदर की तरफ प्रथम कार्बन से जुड़ता है, जो कि सब कुछ बताए हैं। पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है, प्राइमरी कार्बन से, जो कि अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ मतलब देखिए ये है नाइट्रोजन क्षार जो अंदर की तरफ है, ठीक, ये बाहर है। अंदर की तरफ क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार। उसके बाद कह रहे हैं फास्फेट अणु इससे बाहर की ओर जुड़ता है पांचवें कार्बन से। ये भी बताएं कि पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ता है, पांचवें कार्बन से। फिर उन्होंने बताया कि एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। बताएं अभी, एक श्रृंखला के सभी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन से जुड़ता है, तीसरे कार्बन से, है ना। तो इसमें जो फास्फेट होता है वो बताइए किस बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो बताए थे किस बंध द्वारा जुड़ा होता है, ये जो होता है इससे जुड़ा होता है 3'5' फास्फोडाइएस्टर बंध, या ऐसे भी कह सकते हैं 5'3' फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। यानी एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह तीसरे कार्बन से किस बंध द्वारा जुड़ा होता है, 5' to 3' फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। फिर कह रहे हैं कि दोनों कुंडलिनियों या हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड्स भी परस्पर जुड़े रहते हैं। इनके नाइट्रोजन क्षारकों के बीच दुर्बल हाइड्रोजन बंध होता है। तो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है, बताए ही हैं। नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड,
और थाइमिन और एडेनिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन है साइटोसिन, इसके मध्य कितने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और थाइमिन और एडेनिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बताए हैं। नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या बताया। हाँ ये हो गया, हाइड्रोजन बंद होते हैं। 7वां पॉइंट बताया कि दोहरे हेलिक्स 2 श्रृंखलाओं के बीच प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स सेतु यानी ब्रिज बनाते हैं। प्यूरिन या पिरिमिडीन मतलब नाइट्रोजन क्षार, यही कह रहे हैं कि ये दोहरे हेलिक्स के बीच ये ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज, इसे ब्रिज कहते हैं। कौन बनाते हैं? नाइट्रोजन क्षार। फिर कह रहे हैं डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है। यह एरविन चारगाफ ने भी बता दिया था, क्योंकि एक श्रृंखला के प्यूरिन दूसरे श्रृंखला के पिरिमिडीन से जुड़े होते हैं। अर्थात यदि एक श्रृंखला में एडेनिन की मात्रा है तो दूसरी श्रृंखला में उसका संबंध थाइमिन से होता है, और साइटोसिन का संबंध ग्वानिन से होता है। चारग्राफ की नियम की पुष्टि करता है, T बराबर A, G बराबर C, यानी प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन। फिर देखिए आगे उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि एडेनिन व थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंड होते हैं। ये तो एरविन चारगाफ ने भी बता दिया था। एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। साइटोसिन ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। फिर दूसरा उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात बताई ये कि डीएनए द्विकुंडलन का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। यानी अगर आप डीएनए के व्यास को बताएं तो कितना होता है, ये डीएनए का व्यास है 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। यानी ये चीज, ये आप सिरा देख रहे हैं, ये इतना भाग क्या है, ये इतना भाग इसका 20 एंगस्ट्रॉन होता है। यानी ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन, ये इन्होंने बताया। उसके बाद बताया कि डीएनए की एक पिच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है, जिसके बारे में आपको पहले भी बता दिए हैं। 34 एंगस्ट्रॉन कहिए या 3.4 नैनोमीटर कहिए, बात एक ही है। अर्थात हेलिक्स का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर होता है, और प्रत्येक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये भी बता दिए थे कि एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 न्यूक्लियोटाइड युग्मों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर। फिगर में देखिए, यही कह रहे हैं कि देखिए इनके बीच की दूरी जो होती है यानी व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होती है। 20 एंगस्ट्रॉन का चाहिए कहिए या चाहे 2 नैनोमीटर कहिए, बात एक ही है। क्या है, 20 एंगस्ट्रॉन व्यास। डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं एक पिच की दूरी कितनी होती है, यानी एक पिच, एक घुमाव की दूरी कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन, 34 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद कह रहे हैं 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी, यानी एक नाइट्रोजन क्षार ये हो गया युग्म, एक नाइट्रोजन क्षार युग्म ये हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है बात। एक पिच में जब 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉन है, तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि कुंडलिनीकरण यानी कॉइलिंग के कारण डीएनए अणु की पूरी लंबाई में दीर्घ खांचे और लघु खांचे होते हैं, यानी मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव होते हैं। देखिए कुंडलिनी के कारण, हेलिक्स होने के कारण इसमें खांचे बन जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक खांचा, जो बड़ा खांचा होता है जिसे हम मेजर ग्रूव यानी दीर्घ खांचा कहते हैं, और फिर छोटा खांचा बनता है यहाँ पर जिसे माइनर ग्रूव या लघु खांचा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फिर बना माइनर ग्रूव, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर ग्रूव, ऐसे पूरी लंबाई तक मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव बनते हैं। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द्विकुंडलिनी की आकृति ऐंठी हुई सर्पिल सीढ़ी जैसी होती है। तो अभी बताएं, सीढ़ी है ये, सीढ़ी जैसी संरचना है ये, इसको ऐंठ दो, वही कह रहे हैं कि ऐंठी हुई सीढ़ी जैसी संरचना होती है, ठीक। शर्करा फास्फेट समूह के फास्फोडाइस्टर बंधों के जुड़ने से बनी दोनों श्रृंखलाएं सीढ़ी के पार्श्व दंडों के समतुल्य होती हैं। यानी जो शर्करा फास्फेट हैं, शर्करा फास्फेट जो हैं वो दंड बनाते हैं। शर्करा फास्फेट
क्या बनाते हैं, दंड बनाते हैं। और जबकि ये जो है जिसके माध्यम से हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं वो बनाती हैं, जिसे रंग्स कहते हैं, इंग्लिश में रंग्स कहते हैं। कह रहे हैं शर्करा फास्फेट समूह के फास्फोडाइस्टर बंधों के जुड़ने से बनी दोनों श्रृंखलाएं सीढ़ी के पार्श्व दंड बनाते हैं और इनके बीच हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े नाइट्रोजन क्षार सीढ़ी के पगदंडों यानी रंग्स के तुल्य होते हैं, समतुल्य होते हैं। जैसे सीढ़ी पर जिसके माध्यम से चढ़ा जाता है, बीच की डंडियां जो होती हैं, ये है, इसमें कह रहे हैं ये जो है ये जो है वो दंड बनाती है, जो किसका बना होता है, फास्फेट और शुगर का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कि डीएनए के मेरुदंड किससे बने होते हैं। तो डीएनए का मेरुदंड फास्फेट और शुगर से मिलकर बना होता है। और ये जो आप कह रहे हैं पगदंड मतलब ये चीज़ जिसके माध्यम से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पगदंड यानी रंग्स किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन क्षारों के बने होते हैं। ये सभी बातें उन्होंने बताया था। दूसरा बात कहा बताया कि डीएनए में शर्करा तथा फास्फेट अणु समान अनुपात में पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जितना शर्करा होगा उतना फास्फेट होगा, क्योंकि शर्करा पर ही फास्फेट पाया जाता है। तो जितनी शर्करा होंगी उतनी ही फास्फेट होंगे। बस उतना ही 12 पॉइंट उन्होंने बताया जो डीएनए के लिए इंपॉर्टेंट था। समझ में आया कि डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या कहता है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में एंटी पैरेलली जुड़े होते हैं, यानी एक दिशा 5' to 3' है तो दूसरी 3' to 5' होती है। फिर उन्होंने बताया कि जो डीएनए का दंड होता है फास्फेट शुगर का बना होता है। अंदर की तरफ नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो पगदंडों के रूप में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि डीएनए के व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होती है, इसके एक पिच की दूरी 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन होती है। उसके बाद 2 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। उन्होंने बताया कि डीएनए में हेलिकल होने के कारण इसमें 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। इनसे क्वेश्चन कभी बहुत रेयरली पूछा गया, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है। और ये बातें हो गई। बस देखिए, शुगर फास्फेट बैकबोन मतलब मेरुदंड कौन बनाता है, शुगर फास्फेट, और नाइट्रोजन बेसेस बीच में जुड़े होते हैं। ये हो गया कंप्लीट बात डीएनए की संपूर्ण संरचना के बारे में। वाटसन एवं क्रिक ने जो मॉडल दिया, मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे विवर्तन के द्वारा बताया, एरविन चारग्राफ ने जो अपना नियम बताया उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये पूरी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत। जितना हो सकेगा इसमें आप पूरी कोशिश करिए डीएनए की संरचना बनाने की, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सावधानियों को बरतते हुए इन संरचना को आप कंप्लीट रूप से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। आज का टॉपिक बस इतना ही। इसके बाद जो भी टॉपिक होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। पहला ये कि मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किस विधि द्वारा बताया कि डीएनए 2 श्रृंखलाओं का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन, एरविन चारग्राफ का नियम क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का 3D मॉडल कब प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का व्यास कितना होता है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, अपने कॉपी में भी नोट करना है। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी के साथ। धन्यवाद।